जन स्वराज पार्टी पहले तो एक संस्था थी, लेकिन जब से इसे एक राजनीतिक दल घोषित किया गया है तो इस पार्टी ने अपना अभियान तेज कर दिया है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के नेतृत्व में लोग इस अभियान में लगे हैं कि बिहार में किसी तरह सत्ता हथियाया जाए, और इसका मकसद ये नहीं है कि सत्ता हथियाएं, बल्कि इसका मकसद ये है कि बिहार को एक नई दिशा दी जाए। बिहार प्रदेश के जो युवा हैं उनके भविष्य का ध्यान रखा जाए, यहाँ से जो मजदूरों का पलायन होता है उसे रोका जाए। जैसा कि आपको पता है, प्रशांत किशोर पहले तो एक रणनीतिकार थे और कई दलों से जुड़ के बीजेपी, जेडीयू, टीएमसी, इस तरह के कई दलों से जुड़ के उन्होंने काम किया। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी वो रणनीतिकार थे, कांग्रेस के भी संपर्क में रहे, जदयू के उपाध्यक्ष भी रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें लगा कि इन सब दलों के साथ जुड़कर हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी एक संस्था लॉन्च की, जन स्वराज, और इसके माध्यम से पूरे प्रदेश में पद यात्रा शुरू की और लगभग पूरे प्रदेश का भ्रमण करने के बाद उन्होंने जन स्वराज पार्टी को एक राजनीतिक दल घोषित कर दिया। उन्हें लगा कि अगर प्रदेश के लिए कुछ करना है, जैसा कि खुद प्रशांत किशोर कहते हैं और बताते हैं, उन्हें लगा कि अगर प्रदेश के लिए कुछ करना है तो हमें राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि यही एक सशक्त माध्यम है कि हम किस तरह से लोगों का विकास कर सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। तो इसी तरह के कुछ विचारों को आगे बढ़ाते हुए अभी हम नोखा विधानसभा के नोखा नगर पंचायत में हैं। नोखा विधानसभा क्षेत्र का ये नगर पंचायत है या नगर परिषद है? नगर परिषद। ये नगर परिषद है, नोखा नगर परिषद, और हम वहीं पर हैं। और मेरा नाम खुशबू परवेज है, न्यूज़ एक्सिस के लिए, और मेरे साथ बैठे हुए हैं नोखा प्रखंड के अध्यक्ष बलजीत यादव जी, जो पिछले 1 साल से जन स्वराज पार्टी से जुड़कर काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और जन स्वराज पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आइए अब हम मिलाते हैं आपको नोखा प्रखंड जन स्वराज के नोखा प्रखंड अध्यक्ष बलजीत यादव जी से, और उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह वो प्रभावित हुए जन स्वराज पार्टी से और किस तरह उन्होंने प्रेरणा ली प्रशांत किशोर से। आइए, न्यूज़ एक्सिस में आपका स्वागत है और बताइए कि प्रशांत किशोर की किन खूबियों ने, किन आदर्शों ने आपको प्रेरणा दी कि आप जन स्वराज के साथ जुड़कर उनके अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं पहले तो यूपीएससी का प्रिपरेशन करता था दिल्ली में जी, और प्रिपरेशन के करने के क्रम में बहुत सारी विचारधाराओं को पढ़ने के क्रम में, अपने राज्य को समझने देखने के क्रम में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ शिक्षा की बहुत ही कमी है। हम लोग भी इस तैयारी को करने के लिए, पढ़ने के लिए दिल्ली गए थे। ये व्यवस्था पटना में भी हो सकती है, सासाराम में भी हो सकती है, लेकिन जब नहीं कोई चीज होता है तो आदमी के दिमाग में वो चीज क्लिक नहीं करता है। फिर जब जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उस समय हम लोग भी उत्साहित थे कि कांग्रेस के इतने दिनों के सरकार के बाद, 10 साल के सरकार के बाद में ये बदलाव हो रहा था और उत्साह था कि नहीं, एक नए सोच के साथ देश में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कुछ करेंगे नए। लेकिन उनके पूरी नीतियों ने हम लोग को उदास किया। उसी क्रम में उस व्यक्ति का नाम सामने आया, प्रशांत किशोर जी का, और उनके बारे में हम लोग देखते थे यूट्यूब पे, समझते थे। और
समय बीतता गया और धीरे धीरे उनके गांधी जी पे विचारों को हम लोगों ने सुना, समझा और लगा कि नहीं, हमारे ही राज्य के रहने वाले हैं और हमारे जिले के रहने वाले हैं, हमारे बगल के विधानसभा के रहने वाले हैं, तो ऐसे प्रभावी आदमी जो हमारे बीच का रहने वाला है और उससे मिलना चाहिए और उनके बातों को सुनना चाहिए। इसी क्रम में हम लोग जुड़े, प्रशांत जी को सुनने लगे जी। और जब जन स्वराज लॉन्च हुआ तो यहाँ बात बिहार की कार्यक्रम सबसे पहले लॉन्च हुआ था, तो उसके हम लोग ऑनलाइन ही सदस्य बने और इन सब चीजों को समझते थे। हम लोग इंतजार करने लगे कि कॉल आएगा कभी, लेकिन कॉल नहीं आया, लेकिन उनके विचारों को सुनते रहे, देखते रहे। फिर जब जन स्वराज की जो पदयात्रा स्टार्ट हुई तब लगा कि नहीं, बिहार में एक व्यवस्था तैयार करने के लिए एक आदमी संघर्ष कर रहा है और मानसिक रूप से हम लोग समर्थन करने लगे इस बात का, क्योंकि किसी भी कास्ट का आदमी बिहार के लिए काम कर रहा है और इतने बड़े लेवल पर पदयात्रा कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, उनके दुख दर्द को देख रहा है, तो हम लोग को बहुत अपील कर रही थी ये बातें। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, एज ए इंटेलेक्चुअल पर्सन हम लोग को अपील कर रही थी। तो जब ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ तो हम लोग जुड़े और अभी जन स्वराज के साथ पूरी तरह से हैं। तो ये बताइए कि इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जब आप लोगों से संपर्क करते हैं, आम लोगों के पास जाते हैं, तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है, क्या प्रतिक्रिया आती है? ये अभियान को एक तो अगर दुनिया को दो भागों में बांटा जाएगा, बिहार को भी, बिहार में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर दो भागों में बांटा जाए तो एक वर्ग वो है जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है जी। एक वर्ग वो है जो सोशल मीडिया नहीं देख रहा है। तो सोशल मीडिया जो देख रहा है उनको तो ये समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि जन स्वराज क्या है, क्योंकि जो भी बातें हैं, जो भी एक्सेस है, ये सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। उनके मन में हजारों सवाल का जवाब सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, लोग देख रहे हैं। हम लोग जब गाड़ी लेके जाते हैं, किसी एरिया में घूमते हैं, तो वो लोग रोक के गाड़ी बोलते हैं कि यार हम भी जन स्वराज के समर्थक हैं, हम लोग को भी सदस्य बना लीजिए। ऐसे इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। अब हम लोग को उन लोगों को समझाना केवल पड़ता है जो लोग सोशल मीडिया नहीं देखते हैं, तो उन लोगों के बीच जाते हैं और ये बात बताते हैं कि इस बार का चुनाव हम लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार पर कराइए। बिहार में जब तक शिक्षा रोजगार की बहाली नहीं होगी और तब तक यहाँ खुशहाली नहीं आ पाएगी। और इस क्रम में बहुत सारी बातों को बताते हैं, उनको समझाते हैं कि किस तरह से बिहार विकास के सभी मानकों को पीछे रह गया, जो प्रशांत जी बता रहे हैं। और ये भी बताते हैं कि जिन हुक्मरानों ने, सत्ता के दावेदारों ने बिहार को रन किया, बिहार को चलाया, बिहार की सत्ता उनके हाथ में आई, वो किस तरह से आपको ठगने का प्रयास किया। ईमानदारी से किसी ने प्रयास नहीं किया, चाहे वो 15 साल में लालू जी की सरकार हो, चाहे उसके बाद 20 साल नीतीश जी की सरकार हो, लालू जी की सरकार के साथ कांग्रेस रही हो और चाहे ये 20 साल में नीतीश जी की सरकार के साथ भाजपा रही हो। तो इन सबने किस तरह से एकदम सोची समझी साजिश के तहत, अगर मान लीजिए, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मैं सत्ता में नहीं हूं, विपक्ष में हूं, तो भी जनता की जो आवाज है प्रमुखता से उठा सकता हूं, जनता के बीच में वो आंदोलन पैदा कर सकता हूं। अगर 20 साल से नीतीश जी और भाजपा की सरकार है तो आरजेडी ने ऐसा कोई भी शिक्षा रोजगार पर मूवमेंट खड़ा नहीं किया। उसी तरह से उनकी नीतीश जी की जो सरकार थी उसने उनमें नहीं किया। तो इन लोगों ने ये मान कर रख लिया है कि या तो मेरी सरकार आएगी या उनकी सरकार आएगी। अगर उनकी सरकार आएगी तो वो मलाई खाएंगे, हम उनके सहयोगी रहेंगे। तो जब जन स्वराज आया तब लोगों को विकल्प मिला, हमारे जैसे लोगों को राजनीति करने का एक प्लेटफॉर्म मिला। अदरवाइज मैं अगर राजनीति करने का प्रयास करूं तो एक तो राजनीति उन लोगों के लिए धन बल का खेल हो गया है। प्रशांत जी ने जब कहा कि अगर कोई काबिल युवक बिहार का रहने वाला अगर बिहार की सत्ता में भागीदारी चाहता है और चाहता है कि सत्ता के रास्ते समाज का सुधार कर सके, उसमें वो काबिलियत है, उसमें जज्बा है, जमीन पे वो लड़ सकता है, लोगों के लिए उनकी बातों को उठा सकता है और उनको कुछ को राजनीति के माध्यम से कुछ कर गुजरने की हौसला है, तो उसके लिए हम धन प्रोवाइड करेंगे। और उसको कोई भी गरीब का बच्चा धन के अभाव में राजनीति से वंचित नहीं रह सकता। ये बात हम लोगों के लिए एक मतलब तिलस्म की तरह था, क्योंकि हम लोग सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं और हमारे माता पिता ने जो कमाया, जिस तरह से भी हम लोग को पढ़ाया, लेकिन वो बुद्धि चेतना तो उत्पन्न हो गई थी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिल रहा था कि हम लोग इसका प्रदर्शन कर सकें। और प्रशांत किशोर जी यहाँ आए और वो प्लेटफॉर्म दिया और इससे हम लोग गदगद हो गए और मजा आ गया। हम लोग समाज में जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के ये करने के पीछे रीजन क्या है। हम लोग वंचित समाज से आते हैं। हम लोगों के दादा दादी को अगर शिक्षा मिला होता, शिक्षा से पढ़े लिखे होते, तो आज हम लोगों का इतना
कम असर नहीं होता। माता पिता जी भी कुछ तो पढ़े होते, तो हम लोग पहली पीढ़ी के लोग हैं जो अच्छे से पढ़ाई ग्रहण किए, और उसमें भी कुछ ही लोग, मतलब लगभग 1 लाख लोगों में से एक आदमी मैं हूं जो यूपीएससी का तैयारी करने गया हूं। ऐसा अगर आंकड़ा निकालिएगा तो इतने कम आंकड़े से लोग कर रहे हैं, तो उस समाज का प्रतिनिधित्व हम लोग को करना है। तो हम लोग दुगना तिगना मेहनत कर रहे हैं। लोगों के बीच सुबह 6 बजे निकलते हैं और रात को 10 बजे 11 बज जाता है घर जाने में। जाके डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, सभाएं करते हैं, लोगों को समझाते हैं, इंटेलेक्चुअल समझाते हैं। जिस तरह से जाति का विभाजन है, बिहार में जाति के नाम पे लोग वोट लेते हैं, उन सभी चीजों को अच्छे से उनको समझाते हैं, और लोग समझ के रोने लगते हैं। जब उनको बातें समझ में आती हैं तो रोने लगते हैं कि इतने दिन से हमारे साथ इतना बड़ा छल किया गया। और बिहार की जनता पूरी तरह से प्रशांत जी के नेतृत्व में हम लोगों के समझाने से बदलाव करने को तैयार हो गई है। अच्छा, ये एक बात बताइए कि 2014 के संसदीय चुनाव से पहले गुजरात के सीएम रहते नरेंद्र मोदी ने लगभग 2012 से ही अपना अभियान शुरू कर दिया था जी। बड़े बड़े पद से बड़े बड़े भाषण, 15 लाख रुपए, और हर साल जो है करोड़ों रोजगार और देश का विकास, इस तरह के जो सपने दिखाए उन्होंने। और फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह के सपने दिखाए, लेकिन ज़मीन पे बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव तो नहीं दिख रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर जी जो वादे कर रहे हैं और जो सपने दिखा रहे हैं, इस पर कितना विश्वास किया जाए कि ये उस तरह के दो नेताओं से अलग हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो खुद जो है आंदोलन की उपज है, आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, लेकिन फिर भी वो उस तरह से लोगों की कसौटी पे खड़े नहीं उतरे। तो आप किस तरह से इन दोनों नेताओं से प्रशांत किशोर को अलग मानते हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब 2 तरीके से दिया जा सकता है। पहला जवाब यह है कि बिहार की जनता के संदर्भ में अगर ये बात पूछ रहे हैं आप, तो बिहार की जनता के समक्ष जो 2 विकल्प हैं, एनडीए और इंडिया, या फिर उसको महागठबंधन कह लीजिए, तो उन दोनों का स्वाद बिहार की जनता ने चखा है। उनके काम करने के स्टाइल को देखा है और उनके काम करने के क्षमता को देखा है। तो इससे तो ये क्लियर हो गया है कि जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, वो ये जो आगे बिहार का बदलाव है, चाहे बिहार का विकास है, वो नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि जिस तरह से हम लोग बिहार में शिक्षा और रोजगार चाहते हैं, वो उन दोनों दलों का मुद्दा ही नहीं है। उन दोनों दलों का मुद्दा ही नहीं है। अगर हम न कहें आपसे कि आपको 10 रुपए देंगे, तो आप हमसे किस बात की आशा रखेंगे? आपसे ये आशा रखेंगे ना कि नहीं मिलेगा। लेकिन हम जब कहेंगे कि 10 रुपए देंगे, तो ये हो सकता है कि दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो उन दोनों जो गठबंधन है, उन दोनों ने तो बिहार को शिक्षा और रोजगार से वंचित करने के लिए मतलब मन बना लिया है, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में वो वादा ही नहीं है। रही बात दूसरे तरीके से बात कि बिहार की जनता के पास में जो जन सुराज ने विकल्प दिया है जी, वो इस बात को इस नजरिए से दिखा सकता है कि बिहार की जनता ने अपना इलाज 2 डॉक्टरों से करा लिया, उन्होंने इलाज सही से नहीं किया, या फिर जो किया उससे ठीक नहीं हुआ यहाँ की बीमारी। अब तीसरे डॉक्टर के रूप में प्रशांत किशोर और जन सुराज आई है जी। तो अब या तो आपको कैंसर से मर जाइए, या फिर तीसरे डॉक्टर के पास इलाज करा लीजिए। हो सकता है कि 50% उम्मीद है कि ठीक हो जाए, या फिर ना भी ठीक हो। तो ना ठीक हो तो मरने से बेटर है ना कि आपको एक उम्मीद दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात कि आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आपने नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण दिया, तो नरेंद्र मोदी जी का तो उनका पूरा जुमला साबित हुआ। उनसे कुछ बेटर हम केजरीवाल को मान सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में शिक्षा की व्यवस्था पहले से बेटर हुई। अन्य किसी भी मानकों पे अगर केजरीवाल सरकार फेल हुई हो तो हुई हो, लेकिन शिक्षा के मामले में पहले से बेटर हुआ, और सरकारी से लोग नाम कटा के लड़के वहां के विद्यालयों में पढ़ने गए। बिहार की दुर्दशा इतनी ज्यादा है, उसमें से जन सुराज 5 बातें कह रहा है, और 5 बातों के लिए पूरी तरह से बता रहा है कि कैसे कैसे करेंगे। उसका ब्लूप्रिंट दे रहा है, उसके आंकड़े रिलीज कर रहा है, पैसा कहां से आएगा ये भी बता रहा है, और कितने दिनों की आवश्यकता है ये भी बता रहा है। यहाँ जो वर्तमान में एक दल है, इसमें फिर से आ जाऊंगा, एक छोटी बात भूल ना जाऊं इसलिए बता दूं कि अभी तेजस्वी यादव ने माई बहिन मान योजना के नाम पर
प्रत्येक बिहार की महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया है। हमारे पार्टी के सुप्रीमो, और सुप्रीमो नहीं सूत्रधार कह लीजिए उनको, प्रशांत जी ने डे 1 इस बात का खंडन किया कि बिहार की सभी महिलाओं को 2500 रुपए नहीं दिया जा सकता। ये आंकड़ा पूरी तरह से गणितीय रूप से गलत है। तो अगर ये बात सही होता, इस बात में कोई दम होता तो तेजस्वी यादव आगे से बोलते आके, लेकिन उन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया। इस झूठ के प्रचार में लगातार लगे हुए हैं। अगर उनको लगता है कि प्रशांत जी जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है या फिर सच्चाई की कमी है, गणितीय रूप से ये आंकड़ा गलत है कि बिहार के 50 लाख जो लोग मजदूर हैं बाहर, उनको जिस तरह से रोजगार देने की बात हो रही है, सर्विस सेक्टर देने की बात हो रही है, यहाँ के बैंकों का जो पैसा है, जो पलायन होता है पैसा का भी, उसको रोक के यहाँ का जो CD रेशियो है जो 40-45% है, इसको बढ़ा के 90% के 100% के आसपास करने की बात हो रही है। ये तो वास्तविकता है ना। अगर ये नहीं है तो लोग बोले, फिर प्रशांत जी इसके जवाब देंगे। तो लोग तो इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो लोग मान चुके हैं कि बिहार को इसी तरीके से सुधारा जा सकता है। प्रशांत जी में और अन्य जो पार्टी के लीडर हैं, उनके जो मेंटल लेवल है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कोई आदमी अगर बिहार के विकास का इतना क्लियर रोड मैप बता रहा है तो उसका रोड मैप अगर गलत है तो सामने वाले पार्टियों को काटना चाहिए। अगर नहीं काट रहा है इसका मतलब उसका रोड मैप सही है, और वो लोग जो रोड मैप दे रहे हैं उसको प्रशांत जी काट रहे हैं। प्रत्येक दिन बता रहे हैं कि सभी महिलाओं को नहीं दिया सकता। बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ रुपए प्रति साल है, और उसमें से जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो 1 लाख करोड़ ही है, और बिहार की पूरी महिलाओं को देने में उनको 1.5 लाख करोड़ रुपया लगेगा। तो तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि भाई ठीक है, सारे महिलाओं को नहीं देंगे, इस एज ग्रुप की महिलाओं को देंगे। तो बिहार ये झूठ फरेब से परेशान हो चुका है। इसीलिए जन सुराज जिस तरह से रास्ता दिखा रहा है, हम लोग जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, आप एक चीज और समझिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर काम करने का आपका तरीका अगर शुद्ध हो, ये प्रोसेस की बात है। हम लोग कोई ऐसा वैसा नया कोई दल बना के और सत्ता चुनाव में जाके लोगों से ये बात नहीं कह रहे। हम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों को चुनाव में सत्ता में आने की कोई जल्दी नहीं है। इस प्रोसेस से होकर बिहार की जनता को आना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रशांत नहीं 10 प्रशांत किशोर या फिर एक जन सुराज नहीं 70 जन सुराज आ जाए तो भी बिहार का बदलाव नहीं हो सकता, जब तक बिहार की जनता नहीं बदलेगी। बिहार की जनता अपने नेताओं से ये सवाल नहीं पूछेगी कि आपके मैनिफेस्टो में शिक्षा रोजगार के लिए कोई बात है। यहाँ नोखा की जनता अनीता चौधरी 3 बार से विधायक है, उनसे ये सवाल नहीं पूछेगी कि 3 बार से विधायिका हैं, यहाँ के लड़कों के शिक्षा रोजगार के लिए आपने क्या किया। यहाँ के लड़के केवल पढ़ाई लिखाई से सबको तो सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, तो यहाँ और भी चीजों को उपलब्ध कराने के लिए आपने अपने सुप्रीमो तेजस्वी यादव से, लालू जी से कोई बात किया। ये लोग तो उनके सामने जी हजूरी करके जाते हैं। हमारे सुप्रीमो के पास जी हजूरी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास प्लान है, जाइए प्रशांत जी से बात करिए और आपको कंसीडर करते हैं। इन लोगों के पास तो मिलने तक के लिए समय नहीं है। विधायक नहीं मिल पा रहे हैं तो आम जनता क्या मिलेगी इन लोगों से। हाँ, ये बताइए कि बिहार की जो राजनीति है अभी 2 धड़े में बटी हुई है। एक तो एनडीए है, दूसरा विपक्ष का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। तो प्रशांत किशोर जी या जन सुराज क्या सोचती है, इनमें से कौन सा गठबंधन, कौन सा अलायंस ज्यादा मजबूत है, जिससे आपको लगता है कि इनसे ज्यादा मुकाबला है हमारा? देखिए, प्रशांत जी जो बात कहते हैं वही मेरी भी विचारधारा है। जन सुराज वैचारिक रूप से जन सुराज की लड़ाई बीजेपी की विचारधारा से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से। रही बात कि आरजेडी का अपना कोई वैचारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत नहीं है, वो जाति का दल है। एक समय था जब गरीब वंचितों को आवाज दिया लालू यादव ने, और इसमें उनको 95 का शायद वो समय था। उस समय के आम चुनाव में, संसदीय चुनाव में बिहार झारखंड जब एक हुआ करता था तब 54 में से 53 सीट जीते थे लालू यादव। लेकिन जैसे ही उनका जनाधार घटता गया, उनके काम करने के तरीके, उनके लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही नहीं हुए, बिहार के लोग उनसे कटते चले गए। तब बिहार, उस समय वो गरीब के लीडर हुआ करते थे, उसके बाद में पिछड़ों के लीडर हुए, उसके बाद में तब यादव के लीडर हुए, और अब आरजेडी के यादव के लीडर हैं वो। और आरजेडी जो पार्टी है, आरजेडी के यादव के लीडर है। सारे यादव उनसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो वर्ग पढ़ गया उसको आगे शिक्षा रोजगार चाहिए।
इतने दिनों से आप राजनीति में हैं, जब से 90 से हम बात कर रहे हैं, तब से ये 35 साल का समय बीत गया। और जब आप चुनाव हार जाते हैं तो आपके दिमाग में एक ही बात रहता है कि जब चुनाव जीतूंगा तब कोई काम करूंगा। तो चुनाव जीतने के लिए भी तो आपको एक बड़ा क्राफ्ट खेलना पड़ेगा ना, बड़े क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा। आपको सभी यादव, सभी मुसलमान, सभी लोग वोट दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आप चुनाव हारने के बाद कोई मोमेंट खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप चुके हुए कारतूस हैं। आप पे विश्वास करते हम लोग, जो भी उनका वोट है वो बर्बाद ही हो रहा है। और फिर आप कोई मोमेंट भी नहीं खड़ा कर रहे हैं कि नहीं, उनके लिए आप विपक्ष में रहते हुए कोई मोमेंट खड़ा करेंगे तब तो सत्ता उसमें संज्ञान लेगा। जनता के बीच में वो आवाज ही नहीं जा रही है। जनता के बीच में शिक्षा रोजगार का आवाज उठाने वाले प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर के आने के बाद में, प्रशांत किशोर के आने से पहले यहाँ की राजनीति केवल जातीय राजनीति हुआ करती थी। प्रशांत जी लोग चिराग भैया को वोट देंगे, यादव जी लोग, जो यादव मुसलमान जो होंगे तेजस्वी का यादव को वोट देंगे, जो सवर्ण वोट है वो बीजेपी का वोट है, ऐसे हुआ करता था। लेकिन जैसे ही पद यात्रा करने के बाद में 2 अक्टूबर 2024 को ये जन स्वराज बना, उसमें प्रशांत जी इतने दिन से काम करने के बाद ये मतलब पूरी तरह से बिहार की जनता के बीच में इंजेक्ट कर चुके हैं कि बिहार का इस बार का चुनाव शिक्षा और रोजगार पर होगा। शिक्षा रोजगार का मुद्दा हम लोगों ने सेट किया और ये अपने मेहनत से सेट किया। लोगों को ये जाकर समझाया। ये दूसरी पार्टियां क्यों नहीं कर रही हैं? देखिए सर, एक बात मैं कहना चाहता हूं और आपके व्यूअर्स को इस बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि जन स्वराज की उपज तेजस्वी यादव की नाकामी का परिणाम है। इस बात को गहराई से सोचिए कि जन स्वराज जो उत्पन्न हुआ, इसमें अगर तेजस्वी यादव बढ़िया से काम किए होते, विपक्ष के रूप में सही से भूमिका निभाए होते, तो जन स्वराज के लिए जगह नहीं बनता। लेकिन उन्होंने कभी शिक्षा रोजगार की बात की नहीं। उनके विषय में कोई अगर कह देता है कि नौवा फेल हैं और वो शिक्षा के विषय में उतना अच्छी समझ नहीं रखते हैं, अगर रखते तो बात करते ना। हम लोग को क्या समस्या है? हम लोग कहीं भी पलायन हो रहा है, तो पलायन क्यों हो रहा है? जो 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने वाला आदमी यहाँ से पलायन होकर जाके मुंबई में चाहे काम कर रहा है, उनको कोई मराठी मार पाएगा, गाली दे पाएगा? मार किसको रहा है? जो केवल 10-15 हजार के लिए पूछा मार रहा है, किसी मॉल के सामने जाके कच्चा गंजी बेच रहा है, वैसे लोगों को मारा जा रहा है। और वैसे लोगों की समस्या क्या है? उनको शिक्षा नहीं है, और शिक्षा के साथ साथ उनके माता पिता को यहाँ 10-15 हजार का भी रोजगार नहीं है। शिक्षा की स्थिति हम खुद भी सोशल मीडिया पे काम करते थे, उसमें जाके स्कूलों की देख रहे हैं, सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी बदतर है कि अभी 15 अगस्त बीता है ना, इस पे गए थे सरकारी स्कूल के पास। वहां देखा मैंने कि 9:30 बजे, मैंने पूछा कि कब झंडा तोलन होगा, तो बोले 9:30 बजे। तो 9:30 बजे के करीब उसके प्रांगण में पूरा पानी भरा हुआ है और झंडा तोलन जहां होना है वहां कोई व्यवस्था सही नहीं है। और यहां तक कि माइक नहीं बज रहा है, देशभक्ति गाने नहीं बज रहे हैं। तो आप किस तरह का समाज उत्पन्न करना चाहते हैं? पिछले दिनों ऐसा कुछ सुनने में आया था कि प्रशांत किशोर ने इंडिया अलायंस के पास या तेजस्वी यादव के पास पैगाम भेजा है कि वो इंडिया अलायंस में शामिल होना चाहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, और प्रशांत जी पूरी तरह से इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि किसी भी तरह का ना प्री पोल अलायंस, ना पोस्ट पोल अलायंस, अच्छा, न 2025 में अलायंस और न 2030 में अलायंस, अच्छा, ये पूरी तरह से क्लियर है। क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि गठबंधन करने से कोई भी दूसरा जो दल है वो अपनी बात करने के लिए लगेगा, वो कमाऊ मंत्रालय खोजेगा, किसी भी तरह से उनको पार्टी चलानी है। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य सत्ता में आकर मलाई चाटना नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य बिहार को सुधारना है। बिहार में जो भी शिक्षा और रोजगार की जो बहाली है उसको करना है। और अगर यही नियत दूसरे दलों में होती तो 35 साल, इससे भी पहले कांग्रेस की सरकारों में ले लिया जाए, सबको जोड़ लिया जाए, तो आज देश को आजाद हुए 79 ईयर्स हो गए। बिहार तब भी विकास के सभी मानकों पर सबसे पिछड़ा था और आज भी सब बिहार के सभी विकास के सभी मानकों पर सबसे पिछड़ा है। इसलिए हम लोग का मानना है कि गठबंधन से इस बात को नहीं पूरा किया जा सकता और बिहार को देश के विकसित 10 राज्यों की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। उसमें शिक्षा, वर्ल्ड क्लास शिक्षा और यहाँ सभी युवाओं को रोजगार, जिससे कि इतना बढ़िया हम लोग यहाँ माहौल बना सके कि गुजरात से, कर्नाटक से, पंजाब से कुछ रोजगार के लिए यहाँ भी लड़के आए, तब हम लोग इस चीज को मानेंगे कि ये बिहार सुधर गया। सुधारने का मतलब ये है, और ये गठबंधन की राजनीति से नहीं हो सकता है। ये SIR यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चल रहा है बिहार में,
उसके खिलाफ जिस तरह से लाखों नाम काट दिए गए, मतदाता सूची से डिलीट कर दिए गए, 65,64,000 लोगों के नाम, तो इन सब को लेकर इंडिया गठबंधन की यात्रा चल रही है यहाँ पे राहुल गांधी के नेतृत्व में, और भीड़ भी बहुत आ रही है। तो कितना इम्पैक्ट डालेगा राहुल गांधी का ये अभियान, उनकी जो यात्रा चल रही है, यहाँ पे लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो ये यात्रा कितना प्रभाव डालेगी लोगों पे, और ये जो है SIR का मुद्दा कितना प्रभावशाली होगा? देखिए, SIR के मुद्दे पे जो हमारे सुप्रीमो हैं प्रशांत जी ने कहा है कि इसका समय बहुत गलत चुना गया है, इस समय नहीं किया जाना चाहिए। अगर ये गलत है, अगर चुनाव आयोग के हिसाब से ये बात गलत है, तो इसी गलत वोटरों की वजह से मोदी जी जीते, तो फिर उनको भी फिर से इलेक्शन कराया जाए। दूसरा चीज कि समय गलत चुना गया है कि चुनाव में हम जा रहे हैं और उस समय ये 1 साल पहले कर लिए होते, जो भी इसके करने से दिक्कत नहीं है हम लोग को। जो मतदाता नहीं है अब धरती पर, उसका नाम कटना चाहिए, नए मतदाताओं का नाम जुड़ना चाहिए, गलत तरीके से जो लोग वोट डाल रहे हैं उनको ठीक होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये समय गलत है और नियत गलत है। बीजेपी के प्रभाव में जो ये चुनाव आयोग ये काम कर रहा है, ये पूरी अन्य लोग भी इस बात के जनमानस में ये संज्ञान है कि नहीं ऐसा हो रहा है, ये पूरी तरह से गलत है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और रही बात की राहुल गांधी इसके लिए पद यात्रा कर रहे हैं, जो भी वोटर चोरी के खिलाफ ऐसे करके, तो ठीक है, उनका अपना कार्यक्रम है, वो कर रहे हैं। उनको मैं एक और बात कहता हूं कि चलिए ठीक है, ये तो एक चुनावी मुद्दा हुआ, लेकिन इससे पहले उनको बिहार में शिक्षा बहाली के लिए भी यात्रा करना चाहिए, यहाँ के रोजगार के लिए भी यात्रा करना चाहिए। उनकी पार्टी की सरकार रही है बहुत दिनों तक, उस समय बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए और भी चीजों को, क्योंकि प्रशांत जी जिस तरह से कैलकुलेटेड तरीके से सोच के देखिए सर, प्रशांत जी जो बात कह रहे हैं, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई आदमी कह दे कि यहाँ बिहार को फैक्ट्री का हब बना देंगे, तो अगर एज ए पढ़े लिखे इंसान आपकी बात को सुनकर हम विश्वास थोड़े कर जाएंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे हम। तो बिहार को फैक्ट्री का हब नहीं बनाया जा सकता, यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतना धन नहीं है, तो यहाँ सर्विस सेक्टर के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उन सब चीजों के लिए क्यों नहीं यात्रा निकाल रहे हैं तेजस्वी यादव और जो भी इंडिया गठबंधन के महागठबंधन के लोग हैं, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं कभी? उनको लग रहा है कि मेरा वोट कट रहा है। हम सबका मानना ये है, ये बात गलत है, SIR जो सरकार करा रही है ये पूरी तरह से गलत है। उसके बावजूद हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग इतने मुस्तैदी से मेहनत कर रहे हैं और अच्छी बातों को लोगों को समझा रहे हैं। बिहारियों के विवेक पे हम शक नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर एक बार बिहार के लोगों को अच्छे से समझा दिया गया तो जितने बचे हुए मतदाता हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग के हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए जन सुराज का समर्थन करेंगे। जन सुराज का नहीं, अपने बच्चों का समर्थन करेंगे, क्योंकि प्रशांत जी और हम लोग सबके पास जाके कह रहे हैं केवल 5 साल के लिए ये जो प्रत्येक प्रखंड में 5 वर्ल्ड क्लास नेतरहाट टाइप का विद्यालय बनाने की बात कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? एक इसको डिटेलिंग में थोड़ा सा मैं जाना चाहता हूं कि अगर एक बच्चे को अगर बढ़िया स्कूल में पढ़ाइएगा तो लगभग DAV के टाइप का स्कूल में पढ़ाइएगा तो 8,000 रुपया प्रति महीना उसका खर्चा लगता है फीस। प्लस में जहां से रह रहे हैं और DAV तक ले जाने का लगभग 3,000 रुपया महीना वो खर्चा लगता है। इस तरह से एक बच्चे को पढ़ाने का 10,000 रुपया फीस लगा, तो 10,000 से 12 से गुणा कर लीजिए, 1,20,000 रुपया लगा। तो आपको सरकार डायरेक्टली 1,20,000 दे दे या फिर आपके बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन में पढ़ा के 1,20,000 बचा दे, बात बराबर हुआ। तो आपका तो ये टेंशन हट गया ना कि हमारे बच्चे को यार बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, उसका देख-रेख करना है, वो सब पूरी तरह से गवर्नमेंट कर रही है। और सेंट्रलाइज जो व्यवस्था प्रशांत जी बता रहे हैं और जिस तरह से ये व्यवस्थाएं बनेगी, उससे बिहार के लोग जब 10 साल का कार्यक्रम है, ये 10 साल के कार्यक्रम में जब निकलेंगे ना, तो यहाँ क्रीम लोग निकलेंगे, जाति की राजनीति खत्म हो जाएगी, जाति विहीन समाज का निर्माण होगा और इंटेलेक्चुअल समाज बनेगा। बिहार का समाज सबसे टॉप पे जाएगा। यही एक रास्ता है बिहार को सुधारने का। तो चलिए ठीक है बलजीत यादव जी, न्यूज एक्सिस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद मुझे इस लायक समझा बात करने के लिए। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।